राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। लगभग सप्ताह भर से गली में लड़कियों और महिलाओं के बीच एक चर्चा तीव्रता से फैल रही थी। इस चर्चा का मुख्य बिंदु थी मानी। मानी की माँ को इस विषय में कुछ ज्ञात ना हो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम अपनी बेटी की बात मुख से निकाली थी। इसके अतिरिक्त क्या करती है, लड़की की पीड़ा ना उससे सहन हो रही थी और ना समझ में आ रही थी। किसी से तो बात कहकर हल ढूंढना ही था। पास के एक छोटे से स्कूल की मैडम ने आकर कहा, लड़की को डॉक्टर को दिखा दे, खून की कमी से कमज़ोर हो गई है, टॉनिक लिखवा लो। एक पड़ोसन ने कहा, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला। दूसरी ने कहा, ओझा बुलाकर झाड़ लगवा दे। अब किस किस को रोके वह। संकरी गली है, कुल 12 फुट चौड़ी। घर का दरवाज़ा खुला हो तो सड़क चलते को सब दिखाई ऊंचे स्वर सुनाई देता है। ऐसे वातावरण में मानी की बात दबी कैसे रहती। 12 वर्ष की मानी अपनी व्यथा के साथ तमाशा बंद कर रह गई, लेकिन आज उसकी माँ ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बेटी का मुंह खुलवा कर ही रहेगी। मानी ने भी झाड़ फूक वाली बात सुन ली थी, इसीलिए वह अंदर की कोठरी से निकलकर बाहरी कमरे में आई और दीवार से सटकर धरती पर बैठ गई। माँ ने उसे देखा, पास जाकर बोली, मानी कुछ तो बोल। अरे छोरी, हुआ क्या है। मानी कुछ नहीं बोली। माँ फिर बोली, घबरा क्यों रही है, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। मानी चुप रही। क्या करे वह, बचपन से ही अपने मन की बात एकदम से नहीं कह पाती। उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी अधिकतर पूरी नहीं होती थी। तब वह इसी तरह दीवार से सट कर मुंह बंद करके बैठ जाती थी। माँ रूठी लड़की को मनाती रहती, वो नहीं मानती। पिता कहते, अरे ओ महतारी, तेरी लड़की मानी या ना मानी। पिता को यह कथन की मानी या ना मानी ऐसा प्रचलित हुआ कि उसका नाम ही मानी हो गया। मानी मौन है, बार बार सोचती है क्या बोले वह। माँ फिर मानी के पास आकर बैठ गई और समझाते हुए बोली, लाडो बोल तो क्या चाहिए तुझे। 8 दिन से भूखी बैठी है, खाली चाय पानी पर कब तक जिएगी, कुछ तो बोल मेरी गुड़िया। मानी ने कतार दृष्टि से माँ को देखा और सूखे कंठ से बोली, माँ तू मेरा ब्याह कर दे। माँ को प्रतीत हुआ कि लड़की का मस्तिष्क चल गया है। कुछ देर वह मानी के भोले से मुख को देखती रही। लड़की के इस मूर्खतापूर्ण उत्तर पर हंसी भी नहीं सकी। धीरे से बोली, ब्याह का मतलब समझे है तू, गुड्डियों गुड्डियों का खेल ना है। मानी ने कहा, चाहे मैं जानती हूँ यह खेल बहुत दर्दनाक होता है माँ। माँ ने फिर कहा, तेरे दिमाग में किसने यह बात डाली, किसी से दिल लगा बैठी है क्या मुई। मानी निरुत्तर रही। उसे जो कहना था कह दिया। मन और तन की सारी गलीन इस एक वाक्य में डुबोकर उसने माँ के सम्मुख उड़ेल दी। माँ अब क्या करे, पागल सी हो गई। लड़की को ऐसी दीन अवस्था में मार भी नहीं सकती। संध्या को पिता के आने से पूर्व माँ ने उठकर कोठरी के अंदर चली गई। प्रतिदिन वह वहां खटिया पर गुड़मुड़ाकर पड़ी रहती। उसे नींद नहीं आती, पेट में रह रह कर पीड़ा होती और लावा सा बहने लगता है। खुले नेत्रों में और कभी निंद्रा के झोंके में वह अपने आप को ढूंढने लगती तो उसे अपने गांव याद आता। साथ ही याद आता सड़क के किनारे खेतों के पास बनी झुग्गी के बाहर बैठी छोटी सी मानी। तब गांव में शहर की ओर जाने वाली सड़कें पक्की बन रही थी। उसके पिता ठेकेदार के नीचे मजदूरी करते थे। वहाँ बहुत से पुरुष सिर पर मलबा ढोने और औरतें कच्ची ईंट की रोड़ी तोड़ने का काम करती। वहाँ एक बूढ़े बाबा कभी गाय भैंस तो कभी बकरियों का झुंड चराने के लिए जाते हुए वहाँ से निकलते। बकरियों के हिलते कान मानी को बहुत आनंदित करते। वह बकरियों के पीछे मैं करती दूर तक दौड़ती। एक बार बाबा बोला, छोरी लौट यहाँ से, बहुत दूर आ गई है,
तेरी माँ बाट जोहती होगी। मानी ने कहा, मैं थारे साथ दूर तक जाऊंगी। बूढ़ा बोला, नहीं, आगे ईंटों का भट्टा है, बाहर से आए लोग वहां काम कर रहे हैं, तू मत चल। मानी ने कहा, वहां बाहर से आए लोग बच्चे भी होंगे ना। बूढ़ा बोला, बड़ी उम्र के लोग हैं, जाने कैसे हैं। मानी ने पूछा, बड़ी उम्र के लोग डरावने हुए हैं क्या। बूढ़े ने मानी को डराने के लिए कहा, और क्या, जाने तुझे भट्टी में डाल दें। वह लौट आई। घर आकर मानी ने यह बात माँ को बताई तो वह हंसकर बोली, नहीं री, मेरी बच्ची को कोई हाथ तो लगाए, उसका कलेजा चीर दूंगी। सड़क बनने के बाद ठेकेदार ने उसके पिता को शहर में मकान बनाने के काम में लगा दिया। अब वह मिस्त्री कहलाने लगा। पैसे भी अधिक मिलने लगे थे। उसका परिवार एक संकरी गली में आकर रहने लगा। माँ ने उसे पास के एक छोटे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। कुछ दिन स्कूल जाने के बाद मानी बोली, मैं नहीं जाऊं पढ़ने। ऐसा क्या स्कूल होए है, ऊपर मैडम का घर, नीचे बच्चे पढ़े हैं। माँ बोली, कम फीस वाला अंग्रेजी स्कूल है। मानी बोली, हमारे गांव का स्कूल में कितना बड़ा मैदान था, चारों तरफ पेड़ भी लगे थे। माँ ने कहा, बहानेबाज, तू वहाँ भी ना पढ़ी। मानी बोली, वो तो वहाँ का मास्टर बहुत खराब था, गाल पे चुटकी काटे, कभी कमर पे धोल जमा दे। बच्ची की नाटकीय ढंग से कही गई बात सुनकर माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मानी ने यह बात अपनी मौसी को भी बताई। वह हंसी नहीं बल्कि क्रोधित होकर बोली, तुझे यह बात स्कूल के हेड मास्टर को बतानी थी। मौसी का यह क्रोध मास्टर से अधिक अपने पति पर था। उसने अपने पति को प्राय मानी के गाल पर चुटकी काटते और सिर सहलाते देखा था। मानी बड़ी अवहेलना से उसके प्रेम को अस्वीकार करती है। मौसी को बच्ची की यह सहज प्रतिक्रिया लगी। अपने गर्भ के 8वें मास में मौसी को सहारे की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए वह मानी को अपने घर लाई। मानी भी बहुत उत्साहित थी। गांव, शहर और अब उसे दिल्ली जाने का अवसर मिला था। बस में बैठे बैठे मानी ने दिल्ली की चिकनी चौड़ी सड़कें देखी। उन पर वृक्षों की सुंदर कतार, दौड़ती मोटर कार और सिर से बहुत ऊपर मेट्रो दौड़ती देखी। उसे सब कुछ बहुत अद्भुत लग रहा था। लेकिन बस से उतरने के बाद मौसी जहाँ उतरी, जाकर रुकी, वहाँ का दृश्य भिन्न था। वह दिल्ली की एक अवैध बस्ती थी। टूटी सड़कें, छोटे छोटे मकान और कीचड़ भरी नालियाँ। मानी ने कहा, यह कैसी दिल्ली है। मौसी बोली, यह हमारी दिल्ली है। मानी ने हैरत से पूछा, वो सुंदर वाली दिल्ली किसकी है। मौसी ने कहा, पैसों वालों की। दिल्ली की यह सरल व्याख्या मानी की समझ में आ गई। मानी मौसी के घर थी। खटिया पर बेसुध पड़ी मानी की मौसी ऊंचे स्वर से पुकार रही थी, उठ मानी, ऐसा भी क्या नींद लड़की, देख सूरज चढ़ आया है। मानी हड़बड़ाकर उठी। उसके उठते ही मौसी घबराकर पीछे हट गई। यह क्या हुआ, तुझे पहले मालूम नहीं था, मुझे बताया क्यों नहीं। मानी के पैर कांपने लगे, पेट में भयंकर मरोड़ा और सारी टांगें खून से लथपथ। मौसी फिर बोली, अच्छा है इस समय पर घर पर कोई नहीं है, वरना बड़ी लज्जा आती। लज्जा शब्द सुनते ही मानी रोने लगी। सारी रात लज्जा की मारी वह आवाज दबाए पड़ी थी। अब मौसा को पता चल गया। मानी उसकी बातों का क्या उत्तर दे। उसने कहा ना चाहा, मैंने बताया तो था, तुम्हारे कमरे में सोते समय मेरे बदन पर चूहे के पंजों से दौड़ते हैं, तब तुमने ही कहा था अंदर खटोले पर सोने को। लेकिन यह बात वह बोल न सकी। मौसी ने गर्म पानी देकर उसे स्नान करने को कहा, चाय के साथ दर्द निवारक गोली दी, पैर का प्रयोग बताया। माँ ने सिर झुकाए सब करती रही, एक शब्द नहीं बोली। 2 दिन इसी तरह निकल गए। रक्तस्राव रुकता नहीं था। मानी का मुंह खुलता नहीं था। घबराकर मौसी मानी को उसके घर छोड़ गई। तब से कोठरी में चुपचाप पड़े रहने का मानी का नियम बन गया। उसकी एक रात तड़पते हुए फिर खामोशी से बीत गई। सूर्य उदय हुआ, धूप के कुछ टुकड़े कमरे के अंदर तक आ गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद करके माँ कोठरी में आई। कुछ देर सोती हुई मानी को देखती रही। लड़की का पीला पड़ गया मुख देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी। सारी दुश्चिंताओं को एक ओर रख
उसने हल्दी और सौंठ डालकर दूध बनाया। बहुत प्रेम से मानी को उठाकर मुंह हाथ धुलाया, फिर उसे दूध दिया। मानी एक सांस में दूध पी गई। लड़की का कंठ तर हो गया है। यह जानने पर लाड करते हुए बोली, तू ब्याह करने को कह रही है? यह बता किससे करूं तेरी शादी? मानी बोली, मूसा से। यह शब्द सुनते ही माँ का शरीर स्थिर होकर धरती पर इस तरह टिक गया मानो उसमें समा जाना चाहता हो। अविश्वसनीय रूप से अधिक भयंकर था मानी का कथन। इस बात को कहते समय उसके चेहरे पर लज्जा का कोमल भाव नहीं था, बल्कि आत्मस्वीकृति से उपजी गलीना के कारण एक थरथराहट उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी। माँ कटु स्वर से बोली, क्या बोल गई है? जाने है तू? मानी बोली, हाँ माँ। उस रात मूसा यही कह रहा था कि मानी मैं तुझे बहुत प्यार करूँ हूँ, तू कितनी सुंदर है। वो मुझे प्यार करता रहा, मेरा दम घुट गया, बोल नहीं पाई। वो सारी रात छोटे से खटोले पर मुझे दबाए पड़ा रहा। वो सुबह को माँ मैं ब्याह लायक हो गई। जिस रक्तस्राव को लड़की के प्रथम मासिक चढ़कर समझ रही थी, उसका कारण जानकर माँ स्तंभ थी। मस्तिष्क ने सोचना समझना बंद कर दिया। माँ ने मौन देखकर वह भी चुप हो गई। माँ बेटी घर के बंद दरवाजे के पीछे पाषाण की मूर्ति बनी धरती पर आविचल बैठी रह गई। तो गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।